हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के क्रम में आज हम लोग दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और दक्षिण भारत के इतिहास को जानने से पहले हमने लगभग उत्तर भारत के जो उत्तर भारत का जो ये क्षेत्र है, इसका इतिहास हमने लगभग पूरा पढ़ लिया था, जिसमें हमने वैदिक सभ्यता से लेकर के 16 महाजनपद के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने क्रमशः हर्यक वंश से लेकर के शिशुनाग वंश से लेकर के मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य या वर्धन वंश, इन सभी के बारे में हमने लगभग उत्तर भारत में इनका जो अस्तित्व था, इनके बारे में हमने लगभग पूरा जो है वीडियो कंप्लीट कर लिया है। आज जो है स्पेशली हम लोग जो है दक्षिण भारत के इस भाग के बारे में, यानी भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है, इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग चोल, पांडे और चेर, ये जो 3 राजवंश है, इसके बारे में आज हम लोग स्पेशली इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, दक्षिण भारत का जो इतिहास है वह भी एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और ये अब आज के दौर में और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम्स है, आगे आने वाले जो एग्ज़ाम्स अब आएंगे वो और भी टफ होगा। इस वजह से, क्योंकि जो रेलवे का सबको पता है कि निजीकरण होने जा रहा है, तो जो रेलवे के जो छात्र है, जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो वो सब भी जो है वो उस क्षेत्र को छोड़ करके कहीं ना कहीं बाकी जो एग्ज़ाम्स है उस पर कंसंट्रेट करेंगे, उसमें फॉर्म फिलअप करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है एग्ज़ाम और टफ होने वाला है, क्योंकि जब इस छात्रों की संख्या बढ़ेगी और सीट कम होंगे तो जाहिर सी बात है एग्ज़ाम जो है वह टफ होगा ही। प्लस जो निजी जो कंपनियां हैं वह भी बड़े पैमाने पर स्टाफ्स की छटनी कर रही है। कहीं ना कहीं स्टाफ जो बड़े बड़े कंपनीज़ है वो भी स्टाफ की सैलरी कम कर रही है, छटनी कर रही है। तो क्या करेंगे, लोग बैठ के घर में तो नहीं गुजारेंगे, वो कहीं ना कहीं अदर जगह ज़रूर ट्राई करेंगे। यानी कि जिस सीट पर अगर मान लीजिए 100 लोगों की भीड़ का अनुमान किया गया था, वहाँ 1000 लोगों का भीड़ होने वाला है। और जब एक अनुमान बता रही हूँ, मतलब ये आंकड़ा नहीं है, तो समझिए जहाँ 100 लोगों के फॉर्म भरने की संभावना थी, 100 लोगों के एग्ज़ाम देने की संभावना थी, वहाँ 1000 लोग वहाँ पहुँचेंगे, तो वहाँ क्या होगा, एग्ज़ाम और टफ होगा। तो इस वजह से है जो है तैयारी अपना मजबूत कीजिए, अच्छा कीजिए। और चूँकि यह जो है एंशिएंट हिस्ट्री ऐसे भी बोरिंग चैप्टर, यानी बोरिंग कहा जाता है। हम लोग भी जब अपने टाइम में पढ़ते थे तो थोड़ा बोरिंग लगता था, और ख़ास करके ये जो दक्षिण भारत का जो इतिहास है, जिसमें चोर, चेर, पांडे, राष्ट्रकूट, पल्लव, ये सब जो नाम सुनने से ऐसा लगता था ना कि बहुत भारी सा है और इसको क्रॉस करके निकल जाते हैं। मीन्स दिमाग में ये रहता था कि एक इसको नहीं पढ़ेंगे तो क्या मेरा एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, तो हमेशा टालने के मूड में रहते थे। फिर भी क्या होता था, जब एग्ज़ाम्स आते थे तो थोड़ा बहुत पढ़ ही लेते थे। तो अभी का सिस्टम आप लोगों के समय यह मुश्किल और बढ़ने वाली है, क्योंकि जब एग्ज़ाम टफ होंगे तो ये सब सेक्टर से सवाल उठेंगे, यहाँ से सवाल बनते हैं। तो इसलिए इसको माथा भारी करके नहीं पढ़ना है, इंटरेस्ट लेकर के पढ़ना है, आसान समझ के पढ़ना है और समझ के पढ़ना है। यानी बोझ समझ के नहीं पढ़ना है, इंटरेस्ट लेकर के आसानी से समझने का प्रयास करना है, और सिर्फ रटना नहीं है। मीन्स रटना तो है ही, इतिहास है तो कुछ ना कुछ इसमें रटना ही पड़ता है, लेकिन इसको समझने का भी प्रयास करेंगे तो ये बेहतर समझ में आएगा। तो आइए हम लोग जो है दक्षिण भारत के इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं, जिसमें जो है आज हम लोग स्पेशली चोर, चेर और पांडे के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जिस समय जो उत्तर भारत का, यानी उत्तर भारत के इस क्षेत्र में जिस समय जो है मौर्यों का शासन चल रहा होता है, उसी समय है लगभग जो है इस दक्षिण भारत में, यानी इसके नीचे वाला जो भारत का क्षेत्र है, वहाँ पर 3 राजवंशों का उस समय शासन चल रहा था। यानी और भी कई छोटे छोटे राजवंश थे। तो चूंकि हम लोग संगम काल या संगम पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं,
तो उनका जो संबंध है लगभग इन चोर चेर और पांड्य से माना जाता है। तो इसलिए आज जो है हम लोग स्पेशली संगम काल के बारे में पढ़ रहे हैं और संगम काल का जो संबंध है इन राज्यों से, इन राजवंशों से माना जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग आइए जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो संगम काल इसे क्यों कहा जाता है या संगम शब्द का अर्थ क्या होता है। तो संगम शब्द का जो अर्थ है वह होता है सभा, यानी सभा गोष्ठी बैठकें जो होती है उसको क्या कहा जाता है, संगम कहा जाता है। यानी मिलन, जहाँ पर कवियों, विद्वानों, साहित्यकारों का जो मिलन होता था उसे ही सभा कहा जाता है। और यह जो है संस्कृत का शब्द है, यानी ये जो संगम जो है यह संस्कृत का शब्द माना जाता है और जिसका अर्थ होता है सभा या बैठक, गोष्ठी, सम्मेलन जो कहिए इसको। तो ये जो सभा या संगम है, ये सभा और संगम जो था यह तमिल कवियों की सभा थी। क्योंकि भारत का जो ये दक्षिणी क्षेत्र है दोस्तों, ये दक्षिणी क्षेत्र तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल का जो ये क्षेत्र है, ये सब क्षेत्र जो है यहाँ पर तमिल भाषा का इस्तेमाल होता है। आज भी वहाँ पर तमिल भाषा का ही इस्तेमाल होता था, उस काल में भी वहाँ पर तमिल भाषा का इस्तेमाल होता था। इस वजह से यहाँ पर जितने साहित्यों की रचना की गई, जिन कवियों की कविताएं आदि रचित की, कवियों की कविताएं आदि लिखी गई, वो सब के सब जो है वह तमिल भाषा में लिखी गई। यानी और इन सभाओं के माध्यम से जो तमिल भाषा में जिन कविताओं की, जिन साहित्यों की रचना की गई और उन साहित्यों से हमें जिस काल की जानकारी मिलती है उस काल को ही हम जो है संगम काल के नाम से जानते हैं। यानी कि सभाओं के माध्यम से जो तमिल साहित्यों की, कविताओं की रचना की गई उस और उन रचनाओं के संबंध में हमें यानी उस रचनाओं के माध्यम से हमें जिस काल की जानकारी मिलती है उसे ही संगम काल के नाम से जाना जाता है। तो ये इसका संक्षिप्त परिचय हो गया। आइए हम लोग देखते हैं कि ये जो संगम काल के जो प्रमुख राजवंश थे, चेर, चोल, पांड्य, इनके जो प्रतीक चिन्ह और इनकी राजधानी क्या थी इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। क्योंकि इनके जो प्रतीक चिन्ह है और राजधानी है, इनसे संबंधित प्रश्न जो है एग्जाम्स में बनते हैं। तो इस वजह से हम लोग इसको सर्वप्रथम जानने का प्रयास करते हैं। तो ये जो चेर है दोस्तों, यानी ये जो चेर है, ये क्षेत्र जो आपका मालाबार का क्षेत्र कहा जाता है, ये मालाबार का क्षेत्र जो है ये चेरों का क्षेत्र था। और ये जो चेर की राजधानी ये बंजी थी, यानी बंजी जो है इन चेरों की राजधानी थी। दोस्तों ये बंजी है, ये बज्जी नहीं है। एक बज्जी थी जो हमने 16 महाजनपद में पढ़ी थी, बज्जी संघ, जिसकी राजधानी वैशाली थी। तो वो बज्जी नहीं है, ये बंजी है। यानी बंजी जो है चेर की राजधानी थी और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वह धनुष था। यानी प्रतीक चिन्हों का महत्व जिस प्रकार से आज है, देखिए हमारे राष्ट्रीय ध्वज में जो है जो अशोक चक्र है वह प्रतीक चिन्ह के रूप में इस्तेमाल होता है। तो यह अभी का जो अभी संपूर्ण भारत एक छत्र राज्य है, तो वहाँ पर क्या है कि एक झंडे के नीचे, एक ध्वज, एक प्रतीक चिन्ह के नीचे पूरा भारत आता है। किंतु उस काल में छोटे छोटे राजवंश थे, छोटे छोटे कई राजवंश थे जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग अपना अस्तित्व कायम कर रखे थे। तो उनका चिन्ह भी जो है, यानी प्रतीक चिन्ह भी जो है उस काल में अलग अलग था। तो वही जो प्रतीक चिन्ह के बारे में हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे। तो ये जो चेर है, इनका जो प्रतीक चिन्ह धनुष रहता है, यानी इनका प्रतीक चिन्ह तो धनुष रहता है और इनकी जो राजधानी है यह बंजी रहती है। वही जो ये चोल है, यानी कि ये जो चोल है, ये क्षेत्र जो है चोलों का क्षेत्र माना जाता है। इस चोल का जो प्रतीक रहता है वह बाघ रहता है। वहीं जो इसकी राजधानी की अगर हम लोग बात करें तो इसकी राजधानी जो है कावेरी पट्टनम के नाम से जानी जाती थी। यानी चोलों की जो राजधानी वह तो कावेरी पट्टनम थी और इन चोलों का जो प्रतीक चिन्ह है वह बाघ था। अब हम लोग पांड्य जो है, इन पांड्यों की राजधानी के बारे में जानते हैं। तो ये जो पांड्यों की राजधानी थी दोस्तों, ये मदुरई थी और इनकी जो प्रतीक चिन्ह वह मछली थी। तो चूँकि ये याद करना थोड़ा मुश्किल होता है और कंफ्यूजिंग भी रहता है ये सब चीज़, तो इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक मैं बताती हूँ।
दोस्तों ये जो चोल है, ये चोल का जो ल अगर देखिएगा तो इसको अगर घुमाइएगा तो थोड़ा घ के आकृति का यानी बनता है। तो इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं कि चूंकि ल और घ की आकृति अगर उलट देते हैं तो लगभग एक समान होता है। तो चोल की जो है चोल का प्रतीक चिन्ह बाघ हो गया। वहीं जो है ये जो चेर है, अगर चेर की हम लोग बात करते हैं तो चेर ये क्षेत्र है। तो ये क्षेत्र देखिए अगर हम लोग देखते हैं तो ये धनुष की आकृति के समान है। तो इसका जो है चिन्ह हो गया आपका धनुष। वहीं जो पांड्य है तो ये पांड्य 3 शब्द है, वही तो इसका चिन्ह हम लोग मछली के रूप में याद कर सकते हैं। और इसकी जो राजधानी है वह मदुरई है। तो ये इसके यानी चेर की जो चेर का प्रतीक चिन्ह धनुष हो गया, राजधानी बंजी हो गई। वहीं जो चोल है, चोल राजवंश का प्रतीक चिन्ह बाघ हो गया और इसकी जो राजधानी कावेरीपट्टनम हो गया। और ये जो पांड्य है इसका प्रतीक चिन्ह मछली और इसकी जो राजधानी है मदुरई हो गई। तो इस प्रकार हम लोग जो है इस चार्ट के माध्यम से है इस यानी चोर, चेल और पांड्य जो है इसकी प्रतीक चिन्ह और राजधानी को ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे। आगे हम लोग जो है इसकी संगम की सभाएं के बारे में जानेंगे। मीन्स कितनी सभाएं और किनकी अध्यक्षता में किस स्थान पर आयोजित की गई थी, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों जो ये जो सभाएं जो आयोजित की गई थी संगम काल के नाम से जो ये जाना जाता है, जहाँ पर कि इन सभाओं के माध्यम से बड़े पैमाने पर जो है साहित्यों की रचना की गई, कविताओं की रचना की गई। तो क्या ये कवि स्वयं इकट्ठा होते थे, अपने खर्चे पर इकट्ठा होते थे, या फिर मीन्स किस प्रकार से ये इकट्ठे होते थे, इनका खर्च कौन वहन करता था, कौन इनके आयोजन को सपोर्ट करता था या आयोजन करवाते थे। तो ये जब ये सारा जो आयोजन था दोस्तों, ये सारा आयोजन कोई कवि खुद नहीं करते थे, बल्कि इन शासकों के द्वारा जो है बड़े पैमाने पर इन कवियों को संरक्षण मिलता था, इन साहित्यकारों को जो है संरक्षण दिया जाता था। दोस्तों हमने मौर्य काल में भी देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में बहुत से विद्वान साहित्यकार और व्यक्ति थे जिनके माध्यम से बहुत सारी रचनाएं की गई। वहीं हमने विक्रमादित्य के शासनकाल में देखा, यानी विभिन्न राजाओं को जो उत्तर भारत में स्थित थे उनके शासनकाल में भी हमने देखा कि बड़े पैमाने पर जो है विद्वानों को, साहित्यकारों को, कवियों को जो है संरक्षण दिया जाता था। सेम वही जो व्यवस्था है इस दक्षिण भारत में भी देखने को मिलती है। यहाँ पर भी जो बड़े पैमाने पर कवि, साहित्यकारों और विद्वानों को जो है यहाँ के शासकों के द्वारा, राजाओं के द्वारा जो है संरक्षण दिया जाता था। तो इन सब यानी चोर, चेल और जो पांड्य में जो है ये चेर वंश तो सबसे पुराना राजवंश माना जाता है और ये चोल है सबसे शक्तिशाली। किंतु ये जो पांड्य राज्य है ये इन शासकों के द्वारा ही सबसे ज़्यादा जो है इन कवियों को संरक्षण दिया जाता था और इनके ही द्वारा जो है ये तीनों जो संगम काल की जो बैठकें हुई है, सभाएं हुई है, जिनमें विभिन्न प्रकार की रचनाएं की गई, जिन रचनाओं का इतिहास में आज जिक्र किया जाता है या जिसके माध्यम से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, इस काल की जो जानकारी मिलती है, ये सब सभाएं जो है ये राजाओं यानी कि ये पांड्य राजाओं के संरक्षण में ये सारी सभाएं यानी तीनों सभाएं जो है पांड्य राजाओं के संरक्षण में आयोजित की गई। और एक सूत्र के यानी कुछ सूत्रों के माध्यम से पता चलता है कि पांड्य राजाओं के यानी 197 राजाओं के संरक्षण में जो है इन तीनों संगमों का आयोजन किया गया था और कई सौ कवियों का सम्मेलन किया गया था और लगभग कई सौ साल तक ये बैठकें जो है चलती रही थी। तो आइए हम लोग जो है इन यानी ये जो तीनों सभाएं आयोजित की गई है उसके बारे में हम लोग आगे जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी देखा था कि जो बौद्ध संगीतियाँ, जैन संगीतियाँ की गई थी, सेम उसी प्रकार जो है यहाँ पर संगम सभाएं की गई है, यानी संगम सभाओं के माध्यम से जो है यहाँ पर साहित्यों की रचना की गई है।
तो ये जो इसका जो प्रथम सम्मेलन जो है, यानी प्रथम संगम जो है इसका जो वह मदुरई में किया गया था, जो कहाँ की राजधानी है, तो इन पांड्यों की राजधानी है। क्योंकि पांड्य राजाओं के संरक्षण में ये सारा सम्मेलन, ये सारी सभाएं आयोजित की जा रही थी, तो इसलिए जो है इसका आयोजन भी जो है पांड्यों की जो राजधानी थी मदुरई, वहाँ पर की गई। वहीं जो है ये अगस्त्य से जो ऋषि है, अगस्त्य ऋषि के यानी कि अध्यक्षता में ये प्रथम आयोजन यानी प्रथम बैठक जो है संगम का वह किया गया। दोस्तों ये जो प्रथम बैठक है, प्रथम सभा जो है जिसका आयोजन मदुरई में की गई थी, इसके बारे में कोई भी लिखित यानी इस काल में यहाँ इस बैठक के माध्यम से कोई भी जो साहित्य है वह उपलब्ध नहीं कराई गई। यानी उस बैठक में किन साहित्यों की रचना की गई, किस पर वाद विवाद चला, उस काल से संबंधित कोई भी रचना यानी प्रथम बैठक से संबंधित कोई भी रचना यानी अभी मौजूद नहीं है। वहीं जो है द्वितीय जो बैठक है, द्वितीय बैठक जो है यह कपाटपुरम में किया गया था। ये कपाटपुरम भी दोस्तों जो है ये पांड्यों का ही यानी कि राजधानी तो नहीं कह सकते, लेकिन ये पांड्यों के ही अंतर्गत ये क्षेत्र आता था जहाँ ये द्वितीय बैठक कराई गई थी। और इसकी भी जो अध्यक्षता है वह अगस्त्य ऋषि के अध्यक्षता में ही की गई। यानी इस बैठक की अध्यक्षता भी जो है अगस्त्य ऋषि ने ही किया था। यानी कि अगस्त्य ऋषि बहुत साल तक जिए थे। कहा जाता है कि उस काल में जो है जो लोग हैं बहुत सालों तक जीते थे। अब का जो पीरियड है वो 60 से 70 जी लिए, वो भी बहुत है। इतना प्रदूषण है, इतना पोल्यूशन है, जो खाते हैं यहाँ तक कि जो हम लोग सांस लेते हैं वो भी शुद्ध नहीं है, तो यहाँ जीना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन उस काल में चूँकि सब कुछ शुद्ध था, खाना से लेकर के पानी से लेकर के हवा तक, तो जो लोग हैं बहुत 100 साल तक जीते थे। तो इस वजह से जो है इसकी प्रथम अध्यक्षता जो है इस सभा की वह भी अगस्त्य ऋषि ने की थी, और दूसरी सभा जो है उसकी भी जो अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि के द्वारा ही किया गया था। और ये जो अगस्त्य ऋषि है, ये अगस्त्य ऋषि जो हमने वैदिक सभ्यता पढ़ा था, इस काल में आर्यों की जो सभ्यता थी, ये उस यानी वैदिक सभ्यता, वैदिक काल के ही ये जो गुरु थे अगस्त्य ऋषि, ये वैदिक सभ्यता के ही यानी वैदिक काल के ही गुरु थे, जो दक्षिण भारत में आकर के जो है अपने धर्म का प्रचार यहाँ करते हैं। वहीं जो तीसरी जो बैठक है, यह तीसरा बैठक उत्तरी मदुरई में किया गया है। कहीं कहीं जो है मदुरई ही कहा जाता है, यानी कि ये मदुरई ही हुआ जो इसकी राजधानी थी यानी पांड्य की। और इसकी जो अध्यक्षता है ये नकीरर के द्वारा की गई थी। यानी प्रथम सभा जो है वो मदुरई में किया गया और अगस्त्य ऋषि की अध्यक्षता में प्रथम सभा का आयोजन किया गया। वहीं जो द्वितीय सभा है वह कपाटपुरम में किया गया और यह भी जो है अगस्त्य ऋषि की अध्यक्षता में की गई। वहीं जो तृतीय जो सभा है वह उत्तरी मदुरई में की गई या नकीरर की अध्यक्षता में की गई। यानी ये जो तीनों ही सभाएं हैं यह पांड्य राजाओं के संरक्षण में किया गया और इन्हीं के क्षेत्र में ही किया गया। यानी ये जो तीनों क्षेत्र है या पांड्य शासकों के ही क्षेत्र माना जाता है। तो ये थे दोस्तों संगम काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। अगले वीडियो में हम लोग जो है संगम काल से संबंधित जो ये चेर चोर और ये जो पांड्य है से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में बातें करेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।